नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री को 6 क्लास की। तो आज हिस्ट्री 6 क्लास की चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर से 2-4 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इन सब टॉपिक से हर एक बार सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स जो है मैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के निकाली हूँ, तो आप लोगों को भी हेल्प करेगी। तो देखिए, पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1 को। तो टॉपिक नंबर 1 में है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ जो है महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। महरौली दिल्ली में ये लौह स्तंभ स्थित है जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता को बताता है। कुशलता को बताने का मतलब है कि इस लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है, तो यह है शिल्पकारों की कुशलता को बताता है। उसके बाद है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। इसमें स्टार मार्क लगाना है, इसको याद करना है कि इसकी जो ऑनलाइन में पूछ देती है कि लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो 7.2 मीटर। उसके बाद वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। उसके बाद इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है तथा इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। जो है यह शिल्पकारों की कुशलता को बताता है, तो वही है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। जो हमारे शिल्पकारों की कुशलता है उसके नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। उसके बाद स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला होता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद देखते हैं, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है जो इस डिब्बे में रखा जाता है? तो इसको धातु मंजूषा कहा जाता है। जो इन डिब्बों में थे तो बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या फिर कीमती पत्थर या फिर वो जो प्रयोग में सिक्के लाते थे उसको रखा जाता था। तो इस डब्बा को कहा जाता था धातु मंजूषा। तो इस टॉपिक को भी याद रखना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ शरीर के अवशेष रखे जाते थे उन्हें धातु मंजूषा कहा जाता था। वही बात है, जहाँ डब्बा में बुद्ध के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या फिर कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे उसको धातु मंजूषा कहते थे। उसके बाद है प्रारंभिक स्तूप। धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों के साथ ढक दिया जाता था। जो प्रारंभिक स्तूप था धातु मंजूषा के ऊपर रखा जाता था और मिट्टी का टीला होता था। बाद में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे दक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। इन सारे पॉइंट्स को ना याद रखना है कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि इससे कथन और कारण वाले क्वेश्चन सीटेट में पूछेंगे, तो इसको अच्छे से 2-3 बार देखना है, पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप यह आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ था। आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण जो था इसी काल में किया गया था। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होता था। तो इसमें पूछेगा कि इसमें किस देवी देवताओं का पूजा होता था प्रारंभिक काल में हिंदू मंदिरों में? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो पूछेगा कि देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी? तो गर्भगृह में। उसके बाद है पुरोहित पूजा पाठ करते थे। उसके बाद है भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। इन सारे जो पॉइंट्स है, शिखर, गर्भगृह, धातु मंजूषा, इन सारे पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है। इसी से सीटेट क्वेश्चन पूछती है। सीटेट एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं करती है। 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ना है, बस उन्हीं से क्वेश्चन करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है 6 क्लास की चैप्टर नंबर 7 में हिस्ट्री का दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना है। बुक के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि रिवीजन करने में शॉर्ट नोट जितना साथ देती है बुक नहीं देती, क्योंकि बुक को रिवीजन करने में बहुत समय लगेगा। तो शॉर्ट नोट बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए। मैं ऐसे ही करती थी, मैं शॉर्ट नोट बना लेती थी और एग्ज़ाम से जो 1 महीने पहले होते थे तो मैं शॉर्ट नोट्स बस पढ़ती थी। तो आप लोग भी उसी तरह करें, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होता था, जो यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंडप नाम का जो जगह होता था मंदिर में, वह एक सभागार होता था और यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जैसे इस मंदिर के एग्जाम्पल है महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर, इसके एग्जाम्पल है। इसके नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकें।
पुस्तकें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इंगलो नामक कवि ने की थी। जो शिल्पादिकारम है की रचना इंगलो नामक कवि ने की थी, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद 2 संस्कृत महाकाव्य जो है महाभारत और रामायण, जो लंबे समय से लोकप्रिय रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों एवं महाभारत के लेखक जो है व्यास महोदय जी हैं। पुराण और महाभारत के जो लेखक है व्यास है। उसके संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। इन सब पॉइंट्स को याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद है लास्ट टॉपिक आर्यभट्ट महोदय। आर्यभट्ट जो थे वो जीरो का आविष्कार किए थे, जीरो का जो खोज किए थे आर्यभट्ट महोदय किए थे। ये जो थे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। संस्कृत में इन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना की है। इसमें इन्होंने बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन रात होती है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है इसी की वजह से दिन और रात होती है। किसने कहा है? तो आर्यभट्ट महोदय ने। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और एनसीईआरटी के बुक्स भी पढ़ने हैं जो आपको सीटेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये मेरे सोच नोट अगर आप लोगों को मदद करेंगी, आप लोगों को मदद कर रही, समझ में आ रही है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।